हेलो एंड वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है श्रेनिक और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया के बारे में। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया ये कंपनी पहले बर्गर किंग के नाम से जानी जाती थी और इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस हम आपके सामने अभी प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया की अगर हम बात करें तो इनके दो अलग अलग जोग्राफीज़ में इनका प्रेजेंस है। एक तो इंडिया में कंपनी बर्गर किंग और बर्गर किंग कैफ़े या बीके कैफ़े ये अलग दो चेन्स ऑपरेट करती है। सेकेंडली इंडोनेशिया में कंपनी बर्गर किंग एंड पॉपीज़ ये दो ब्रांड के रेस्टोरेंट्स ऑपरेट करती है। तो समझते हैं कि इनकी जो इस कंपनी के जो राइट्स है या जो ये ब्रांड्स के राइट्स है तो वो है रेस्टोरेंट्स ब्रांड इंटरनेशनल के पास। तो रेस्टोरेंट्स ब्रांड इंटरनेशनल बर्गर किंग, टिम हॉर्टन्स, पॉपीज़ और फायर हाउस सब्स ये चारों ब्रांड्स को कंपनी ये ओन करती है। बर्गर किंग के एज ऑफ 31 दिसंबर 2022 रेस्टोरेंट्स ब्रांड इंटरनेशनल के पास अराउंड 19,789 रेस्टोरेंट्स थे। टिम हॉर्टन्स 5,600 रेस्टोरेंट्स, पॉपीज़ के 4,000 रेस्टोरेंट्स एंड फायर हाउस सब्स के अराउंड 1,200 रेस्टोरेंट्स इनके पास ऑपरेशन थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया की बात करें तो Q1 के एंड पे Q1 FY24 या 30 जून 2023 के एंड पे कंपनी के पास बर्गर किंग के 396 रेस्टोरेंट्स इन इंडिया एंड 169 रेस्टोरेंट्स इन इंडोनेशिया थे। साथ ही साथ बीके कैफ़े के 286 कैफ़ेज़ इनके पास है इन इंडिया एंड पॉपीज़ के 10 रेस्टोरेंट्स कंपनी ऑपरेट कर रही है करेंटली इन इंडोनेशिया। सो मूविंग ऑन, अगर हम कंपनी के सर्विस की बात करें तो कंपनी 3 टाइप से अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करती है। द फर्स्ट इज़ टेक अवेज। तो कंपनी टेक अवेज का एक ऑफ़र देती है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए एंड वहाँ पे जाके आप अपना ऑर्डर खुद पिकअप कर सकते हो। कंपनी डाइन इन का फैसिलिटी भी देती है। तो देर आर रेस्टोरेंट्स जो जहाँ पे ऑब्वियसली जहाँ पे इनके रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी भी होती है, तो एक डाइन इन का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। एंड देन दिस इज़ द एज ऑफ डिलीवरीज। तो कंपनी डिलीवरी पे भी फोकस रखती है एंड डाइन इन और डिलीवरीज दोनों पे ही कंपनी इक्वली फोकस कर रही है। अगर इंडियन ऑपरेशंस की बात करें तो हम जो डिस्कशन करेंगे वो इंडियन और इंडोनेशिया ऑपरेशंस इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो ताकि हम इस कंपनी के जो टोटल ऑपरेशंस है उसको एक अच्छी तरह से समझ सकें। सो इंडियन ऑपरेशंस के बाद अगर हम बात करें तो इंडिया में कंपनी 2013 में बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड नाम से कंपनी ने अपना फोरे किया था और वो इंडिया की अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग इंटरनेशनल QSR चेन बन चुकी है इन 5 years ऑफ इट्स ऑपरेशंस। सो अगर हम कंपनी के जो एग्रीमेंट्स देखें तो बर्गर किंग के ये जो ब्रांड है इसका इंडिया का नेशनल मास्टर फ्रेंचाइज इज़ अवेलेबल विद रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया। सो ये जो फ्रेंचाइज एग्रीमेंट है उसके अंडर कंपनी बर्गर किंग के सारे जो भी स्टोर्स रेस्टोरेंट्स है उसे ऑपरेट कर सकती है इन इंडिया। सो अगर हम देखें तो बर्गर किंग या विच इज़ ऑल्सो नोन एज होम ऑफ द वूपर, तो ये बर्गर किंग जो ब्रांड है 1954 में US में सेटअप हुआ था एंड अभी करेंटली वो ग्लोबल मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम कंपैरिजन करें तो इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फास्ट फूड बर्गर ब्रांड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। सो हमने पहले भी देखा 19,000 प्लस रेस्टोरेंट्स है बर्गर किंग के पास वो बर्गर किंग जो ब्रांड है मोर देन 100 कंट्रीज़ में इनका प्रेजेंस है एज ऑफ दिसंबर 22। बीके एशिया पैक ये एक अफिलिएट कंपनी है जो बर्गर किंग का अफिलिएट है। वो 14.8% स्टेक ओन करती है QSR एशिया में। सो QSR एशिया रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया का प्रमोटर है एंड बीके एशिया पैक जो रेस्टोरेंट्स ब्रांड इंटरनेशनल के ही एक कनेक्टेड कंपनी है। तो प्रमोटर मतलब ब्रांड ओनर ही इन्वेस्टेड है इंडिया में इनडायरेक्टली, उनका एक्सपोजर है इंडियन ऑपरेशंस में। सो दिस इज़ वन ऑफ द रेयर केस कि मतलब जो ब्रांड ओनर है जो फ्रेंचाइजर है वो फ्रेंचाइजी के पास वो फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट करता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द रेयर केस जहाँ पे ये ऐसा होता है।
सो अगर हम इनके एग्रीमेंट की बात करें कि कैसा इनका एग्रीमेंट रहा है, तो एग्रीमेंट जो कंपनी का है वो 2039 तक के है, मतलब एंड ऑफ 2039 ये एग्रीमेंट ख़त्म होगा। और तब उसके एग्रीमेंट को टर्मिनेट ना हो उसके लिए रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया को कुछ क्राइटेरियाज फुलफिल करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया इज़ टू ओपन 700 रेस्टोरेंट्स बाय 31 दिसंबर 2026। मतलब एंड ऑफ 2026 तक के कंपनी को बर्गर किंग के 700 रेस्टोरेंट्स इंडिया में ओपन करने हैं। एंड इसमें से एटलीस्ट 60% जो है वो कंपनी ओन्ड रहने चाहिए। साथ ही साथ कंपनी जो आरबीए है वो अपने प्रमोटर बीके एशिया पैक को फॉर एवरी रेस्टोरेंट ओपन दे हैव टू पे $35,000 एज अ वन टाइम डिपॉजिट, एंड दिस इज़ अ नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट। सो ये एक एक्सपेंस रहेगा, वन टाइम चार्ज रहेगा फॉर एवरी न्यू रेस्टोरेंट। और ये पहले कम हुआ करता था, बट एक स्टेप लैडर बेसिस पे ये बड़ा है। एंड फ्रॉम कैलेंडर ईयर 2023 ये 35,000 पे फ्लैट हो चुका है। साथ ही साथ कंपनी को 5% ऑफ मंथली सेल्स, जो नेट सेल्स है नेट ऑफ जीएसटी, उसका 5% कंपनी को एज अ रॉयल्टी पे करना पड़ेगा फॉर ऑपरेटिंग द ब्रांड बर्गर किंग इन इंडिया। सो बेसिकली ये 2.5 to 5% में रेंज करता है, बट डिपेंडिंग कि वो महीने में कब ओपन हुआ है या फिर उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का जो टेन्योर कितना हुआ है उसके बेसिस पे ये डिटरमाइन होता है। बट इन जनरल देयर इज़ अ 5% कैपिंग ऑन द रॉयल्टी साइड। सो जितना सेल्स रहेगा उसका 5% रॉयल्टी कंपनी को पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ फॉर एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन कंपनी को अगेन 5% ऑफ देयर सेल्स दे हैव टू इन्वेस्ट फॉर मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट पर्पजेस। और कंपनी अपना डेट टू इक्विटी 2:1 से कभी एक्सीड नहीं कर सकती है। एंड जब भी कोई रेस्टोरेंट ओपन होता है तो उस रेस्टोरेंट का पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी टर्म 20 ईयर्स रहेगा। सो दिस इज़ जो कंपनी के एग्रीमेंट है उसके बारे में ये सारी चीज़ें हैं। सो अगर हम बात करें रेस्टोरेंट काउंट की कि कंपनी के रेस्टोरेंट्स कैसे ग्रो हुआ है, तो FY15 में कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ 12 रेस्टोरेंट्स थे इंडिया में, और FY23 में कंपनी ने 391 रेस्टोरेंट्स ओपन कर लिए हैं। और अगर हम ग्रोथ देखें तो ये जो ग्रोथ रहा है एक मैसिव 54.6% का कैगार यहाँ पे डिलीवर किया है कंपनी ने। और अगर हम आगे देखें तो बाय FY27 जैसे हमने देखा 700 रेस्टोरेंट्स तो इनको बर्गर किंग के ओपन करने ही हैं, तो दैट इज़ अगेन अराउंड 16% का ग्रोथ यहाँ से हमें रेस्टोरेंट के टर्म्स में भी दिखने वाला है। सो दिस इज़ द टोटल ग्रोथ ऑफ इन द बर्गर किंग ब्रांड के लिए। अगर हम बात करें बीके कैफ़े की, तो बीके कैफ़े हाल ही में कंपनी ने ओपन किया Q3 FY22 में इसे ओपन किया गया था फर्स्ट बीके कैफ़े को। एंड Q3 में 18 कैफ़ेज़ थे कंपनी के पास। एंड अगर हम कैफ़ेज़ देखें कि कितने ऐड हुए तो Q1 और Q2 FY23 में, एंड इनफैक्ट Q3 FY23 में भी कंपनी ने काफ़ी सारे कैफ़ेज़ ओपन किए। तो जो FY22 में 35 कैफ़ेज़ थे वो FY23 के एंड पे 275 कैफ़ेज़ हो चुके हैं। एंड Q1 में भी कंपनी ने नए 11 कैफ़ेज़ ओपन किए हैं। सो हमें ये समझना है कि ये कैफ़ेज़ कंपनी क्यों ओपन कर रही है। तो इसके लिए हम समझेंगे जो मैकडॉनल्ड्स है, तो मैकडॉनल्ड्स ये जो वेस्ट और साउथ इंडिया में इसकी फ्रेंचाइजी है वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड के पास। तो ये कंपनी मैकडॉनल्ड्स के स्टोर्स ऑपरेट करती है। एंड अगर इनका हम ट्रेंड देखें, जब इन्होंने मैक कैफ़े लॉन्च किया था FY14 में, तो वहाँ से SSSG के टर्म्स में, ग्रॉस मार्जिन्स के टर्म्स में, दोनों भी जगह पे कंपनी को इम्प्रूवमेंट देखने मिला है। एंड दिस वाज ड्यू टू द कैफ़े बिजनेस जो एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, एंड प्लस वहाँ पे ग्रोथ एंड स्केलेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो अगर हम मैक कैफ़े के एक डेटा देखें तो FY14 में उनके पास सिर्फ और सिर्फ 5 कैफ़ेज़ थे, जो FY21 में 224 कैफ़ेज़ हो चुके हैं। तो एक काफ़ी इम्प्रेसिव ग्रोथ स्टोरी मैक कैफ़े की भी रही है। और वही
एक अप्रोच बर्गर किंग भी अडॉप्ट कर रहा है इन इंडिया। सो अगर हम मार्जिन्स देखें तो वेस्ट लाइफ के मार्जिन जो थे FY14 के पहले अगर हम देखें नॉर्थ ऑफ 54%, अराउंड 55% के मार्जिन यहाँ पे थे, वो आगे जाके 65% तक के आ चुके हैं। तो दिस इज़ जैसे ही हमने देखा है कि ये QSR बिजनेस में नॉट मेनी कंपनीज आर प्रॉफिटेबल, तो जो प्रॉफिटेबिलिटी अगर ग्रॉस मार्जिन के लेवल से ही है तो बॉटम लाइन पे प्रॉफिट आने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। अगर हम SSSG की बात करें तो FY14 में तो कुछ पीरियड तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ नेगेटिव रहा, लेकिन अभी एक काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग SSSG यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें। एंड कंपनी जो है वो खुद टारगेट कर रही है कि हाईएस्ट सिंगल डिजिट के SSSG वो मेंटेन कर पाए आगे जाके। सो ये इसी सारे रीजंस की वजह से बर्गर किंग भी BK कैफ़े पे इतना ज़्यादा फोकस्ड है। अगर हम इंडियन ऑपरेशंस को देखें अभी बर्गर किंग एंड BK कैफ़े, इन दोनों की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू टर्म्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है। Q3 FY20 में अराउंड 220, मतलब ये प्री कोविड क्वार्टर्स जो है तो अराउंड 200 करोड़ का एवरेज इनका रेवेन्यू रहा था। लेकिन अगेन देन जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो एक डिक्लाइन भी हमें देखने को मिला कि इन सभी रेस्टोरेंट बिजनेसेस में जो ड्यू टू कोविड लॉकडाउन रेस्टोरेंट्स ऑपरेट नहीं हुए, इसलिए रेवेन्यू भी नहीं था। अगेन जब BK कैफ़े इंट्रोड्यूस हुआ एंड कोविड के लॉकडाउन दोनों भी हट गए तो ये दोनों चीज़ें ने एक अच्छे तरह से काम किया। एंड जो अभी क्वार्टरली रेवेन्यूज़ है तो Q1 FY24 में 422 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने किया है इन जस्ट इंडियन ऑपरेशंस। अगर हम एवरेज डेली सेल्स की बात करें कि एक दिन में कंपनी एवरेज बेसिस पे कितना सेल कर रही है तो लगभग 1,20,000 का सेल यहाँ पे ADS हो रहा है एक रेस्टोरेंट से। तो दिस इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग यहाँ पे। तो दिस इज़ ADS इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक टाइम के बाद जब एक्सपेंसेस फिक्स्ड होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड। हमने ग्रॉस मार्जिन में देखा कि ग्रॉस मार्जिन हायर साइड पे है, नॉर्थ ऑफ 50%, 55% के भी ऊपर इनके मार्जिन्स रहते हैं। तो उस वजह से कंपनी को जो सेल अगर कंपनी अच्छे से कर पाए तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट होगा एंड वहीं से प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होना चालू होगी। सो ग्रॉस मार्जिन एक बार हम देख लेते हैं तो 66%, 66.5% के ग्रॉस मार्जिन अभी करेंटली है इंडियन ऑपरेशंस में फॉर BK बर्गर किंग। एंड अगर ये देखिए यही नंबर अगर हम पहले देखें तो 64%, 63% के अराउंड था। Q4 FY20 देखें तो देर वॉज जस्ट 63% का एक मार्जिन लेवल था एंड दैट इज़ इम्प्रूविंग स्लोली एंड स्टेडीली। अगर हम सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखें तो FY18 और FY19 में डबल डिजिट ग्रोथ दिखने को मिली थी। FY20 was not a very good year for Burger King and then FY21 में कोविड भी हिट हुआ तो वहाँ पे भी नेगेटिव ग्रोथ हमें देखने को मिली थी। अगेन FY21 से 22 देखे तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के लेवल पे जो YOY ग्रोथ है वो 47% दिखी बिकॉज ऑफ द लो बेस। लेकिन उसके बाद भी कंपनी ने FY23 में 23% से सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ पुटअप की है। अगर हम बात करें कि आगे कैसे रहेंगे तो FY24 का कंपनी ने गाइडेंस दिया है अराउंड 10% का SSSG एंड उसके बाद मतलब FY25 ऑनवर्ड्स कंपनी एटलीस्ट 8% का SSSG टारगेट कर रही है। EBITDA बेसिस के अगर हम बात करें तो इंडियन ऑपरेशंस में जो EBITDA लेवल्स है वो अराउंड 11% के है। लेकिन हम देख सकते हैं कि कुछ क्वार्टर्स में तो 13-14% भी ये मार्जिन्स गए हैं। तो जितना ज़्यादा मार्जिन्स पे प्ले रहेगा तो मार्जिन्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर दिस काइंड ऑफ कंपनी जो अभी तक के प्रॉफिट नहीं बना रही है ऑन नेट लेवल्स। तो बॉटम लाइन पे अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी देखना चाहते हैं तो EBITDA मार्जिन्स इंप्रूव होना बहुत ज़रूरी रहेगा। अगर ये था इंडियन ऑपरेशंस के बारे में। इंडोनेशिया की बात करते तो इंडोनेशिया में हमने देखा था कंपनी बर्गर किंग और पॉपीज़ ये दोनों ब्रांड को ऑपरेट कर रही है। सो एक्चुअली जो बर्गर किंग सेटअप हुआ था वो PT सारी बर्गर इंडोनेशिया ये एक कंपनी थी जो पहले बर्गर किंग की नेशनल मैशअप फ्रेंचाइजी थी फॉर इंडोनेशिया। तो कंपनी ने मार्च 2022 ने रेस्टोरेंट्स ब्रांड ने अपने आप को रीनेम किया और मार्च 22 में इन्होंने एक 87
11.75% स्टेक पीटी सारी बर्गर में इन्होंने एक्वायर किया। देन कंपनी ने पीटी सारी चिकन इंडोनेशिया अनदर, इट इज़ अ स्टेप डाउन सब्सिडरी, यानी ये पीटी सारी बर्गर की ही सब्सिडरी है। तो उन्होंने पॉपीज़ ये जो ब्रांड है उसका फ्रेंचाइजी ली फ्रॉम रेस्टोरेंट्स ब्रांड इंटरनेशनल, एंड अभी करेंटली देर आर 10 पॉपीज स्टोर्स इन इंडोनेशिया। सो पॉपीज़ इंडोनेशिया का जो टारगेट है, अगर हम देखें कि ये कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, तो पॉपीज़ इंडोनेशिया के 300 रेस्टोरेंट्स इन्होंने टारगेट किए हैं नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो 10 साल में 300 रेस्टोरेंट्स, एंड जो करंट टारगेट है तो FY24 में इनको जो अभी करंटली 10 रेस्टोरेंट्स है उसको 25 पे, मतलब एडिशनल 15 रेस्टोरेंट सिर्फ करंट ईयर में ही इन्हें ओपन करने हैं। सो इंडोनेशिया इज़ नॉन वेज डोमिनेंट कंट्री, वहाँ पे चिकन बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। वहाँ का जो लोकल फूड कल्चर है वो चिकन के अराउंड रिवॉल्व होता है, तो इस वजह से पॉपीज़ का एक बहुत अच्छा आउटलुक यहाँ पे दिख सकता है। सो अगर हम इंडोनेशिया के ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो बर्गर किंग एंड पॉपीज़ इन दोनों का मिला के कंपनी ने टारगेट किया है कि 325 रेस्टोरेंट्स ये लोग बाय FY27 ओपन करेंगे वहाँ पे। सो दिस इज़ द ट्रेंड कि लास्ट बिफोर एक्विजिशन कैसे रहा है एंड पोस्ट एक्विजिशन इनके बर्गर किंग के जो रेस्टोरेंट्स हैं वो कैसे थे। सो बिफोर एक्विजिशन अराउंड 175-177 स्टोर्स रहे थे। तो मार्च 22 में कंपनी ने एक्वायर किया था 177 स्टोर्स, 177 रेस्टोरेंट्स थे बर्गर किंग इंडोनेशिया के पास, एंड उससे कंपनी ने अभी कट डाउन किया। सो दे वांट टू रैशनलाइज दोज स्टोर्स दैट आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट्स, जो जहाँ से अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है उन सभी को कट डाउन कर रहे हैं। इसीलिए 177 से ये 169 पे ये काउंट आ गया, एंड कंपनी वांट्स टू बी कैश ब्रेक इवन बाय रैशनलाइजिंग दी स्टोर्स बाय FY24। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो लास्ट 4 इयर्स में हमने देखा कि बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा था इंडोनेशिया में, कोविड का भी इम्पैक्ट आया था वहाँ पे, और उसके बाद FY23 में रेस्टोरेंट्स ब्रांड ने इसे एक्वायर किया, मतलब FY23 वॉज एंटायरली अंडर RBA का मैनेजमेंट। सो वहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। सो अगर जब से एक्वायर किया है, तो अगर आप राइट साइड ऑफ द स्क्रीन देखते हो तो राइट साइड में हम देख सकते हैं कि क्वार्टरली जो रेवेन्यू नंबर्स है, सो 131 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो 189 करोड़ पे आ चुका है बाय Q1 FY24। सो अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो ये बिज़नेस अभी तक के प्रॉफिटेबल नहीं है, तो इसी को प्रॉफिट पे लाना है। FY23 की बात करें तो Q4 में 10% का नेगेटिव मार्जिन यहाँ पे देखने को मिला था। Q1 FY24 में नेगेटिव 0.1%, मतलब ऑलमोस्ट दे हैव अचीव्ड कैश ब्रेक इवन। सो ये एबिडा सबसे पहला टारगेट यही रहेगा कि ये जो एबिडा मार्जिन नेगेटिव है उसे पहले पॉजिटिव किया जाए। स्टोर्स एक्सपांशन भी साथ ही साथ एक थोड़े स्लो पेस पे बट वो कंटिन्यूड रहेंगे। सो अभी तक क्या हमने देखा कि इंडियन ऑपरेशंस और इंडोनेशियन ऑपरेशंस कैसे रहे इस कंपनी के। अभी ओवरऑल बेसिस पर देखते कि रेस्टोरेंट्स ब्रांड एज अ कंपनी इनके फाइनेंशियल्स कैसे रहे हैं। तो अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो जो FY18 में 378 करोड़ का रेवेन्यू था, वो FY23 में 2054 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पुटअप किया है। मार्जिन्स में अगर हम देखें तो 61-62% के जो मार्जिन्स थे वो इम्प्रूव होकर 66% से भी ऊपर जा चुके हैं। सो कंपनी ने जो अगर 5 ईयर ट्रेंड देखें हम, तो 5 ईयर में जो रेवेन्यू ग्रोथ रहा है वो 40% से रहा है, एंड 3 ईयर्स में दैट हैज़ बीन इन 35% का कैगार कंपनी ने पुटअप किया है। ऑल्दो यहाँ पे एक्विजिशन का भी एक प्ले है कि जब एक्विजिशन हुआ तो उस वजह से भी रेवेन्यू जो है वो एक इन्फ्लेटेड लेवल पे हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर हम EBITDA बेसिस की बात करें तो FY18 में जो EBITDA था वो सिर्फ 8 करोड़ का या 2.2% का कंपनी लेवल पे EBITDA था। और अगर हम FY23 की बात करें तो अगेन दिस इज़ 5.4% का कंपनी ने EBITDA मार्जिन यहाँ पे जनरेट किया बाय मेकिंग 112 करोड़ इन EBITDA। सो अभी बात करेंगे बर्गर किंग वर्सेस मैकडोनल्ड्स। एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन यहाँ पे आपके सामने शो करना चाहता हूँ कि हम समझेंगे कि ये जो दोनों बर्गर प्लेयर्स है कि वो कैसे ग्रो हो रहे हैं। सो बर्गर किंग का अगर हम देखें तो मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग दोनों के ही अपने अपने ऐप है। तो मैकडोनल्ड्स के अराउंड 1 करोड़ प्लस डाउनलोड्स है, बट इनका ऐप जो वो 2014 से ऑपरेशनल है। वहीं पे बर्गर किंग का जो 2020 में इनका ऐप लॉन्च हुआ
उसके मोर देन 50 लाख डाउनलोड्स अभी तक के हो चुके हैं। एंड डोमिनोज जो एक प्योर प्ले ऐप बेस्ड फंक्शन करता है, तो डोमिनोज 2012 में इन्होंने अपना ऐप लॉन्च किया था एंड अभी मोर देन 5 करोड़ इनके ऐप्स डाउनलोडेड है। अगर हम ऑपरेशनल बेसिस पे कंपैरिजन करें ऑफ मैकडोनल्ड्स एंड बर्गर किंग, सो मैकडोनल्ड्स की एंट्री हुई थी 1996 में, जबकि बर्गर किंग 2014 में यहाँ पे आया था। दोनों ही फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेसेस है। एक जो बर्गर किंग का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है वो एज अ जॉइंट वेंचर हुआ था। सो इसीलिए यहाँ पे, लेकिन जो ऑपरेशनल लेवल पे ये लोग भी एक मास्टर फ्रेंचाइजी ही है। मैकडोनल्ड्स जो वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड है, उनके पास सिर्फ वेस्ट एंड साउथ रीजन्स है इंडिया के, जहाँ पे वो मैकडोनल्ड्स को ऑपरेट कर सकते हैं। एंड इन कंपैरिजन बर्गर किंग की अगर हम बात करें या रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया की बात करें, तो उनके पास पैन इंडिया प्रेजेंस है। सो करेंटली मैकडोनल्ड्स के पास 361 आउटलेट्स हैं इन 58 सिटीज़, एंड वहीं बर्गर किंग के पास 396 आउटलेट्स हैं इन 92 सिटीज़। सो कैफ़ेज़ की अगर बात करें तो मैक कैफ़े देर आर 315 स्टोर्स एंड बीके कैफ़े के 286 स्टोर्स है करेंटली। सो एवरेज ऑर्डर वैल्यू अगर हम देखते हैं कि अगर कोई पर्सन मैकडोनल्ड्स में जाता है तो एवरेजली एक 550 to 600 रुपीज़ का वहाँ पे एक्सपेंडिचर होता है, एंड बर्गर किंग का वही ऑर्डर वैल्यू 450 to 550 रुपीज़ पे, यानी थोड़ा सा लोअर साइड पे होता है। इसके रीजंस भी हम मेन्यू जब कंपेयर करेंगे इनका, तो हमें आइडिया आएगा कि वाई देर इज़ अ डिफरेंस इन द एवरेज ऑर्डर वैल्यू। अगेन एडीएस की अगर हम बात करें तो ऑल्दो नंबर ऑफ स्टोर्स इनके कम है मैकडोनल्ड्स के, लेकिन इनका जो डेली सेल्स है तो ये काफ़ी ज़्यादा है। तो एक एवरी रेस्टोरेंट इज़ मेकिंग मोर मनी एज़ कम्पेयर टू बर्गर किंग। एंड अगर हम स्टोर की साइज़ भी देखें तो एवरेज बेसिस पे मैकडोनल्ड्स के जो स्टोर्स होते हैं वो 3000 या 3200 स्टोर के स्टोर्स होते हैं। सो देर आर टू काइंड्स ऑफ स्टोर्स। जो स्मॉलर साइज स्टोर्स होते हैं वो अराउंड 2000 स्क्वायर फीट के होते हैं, एंड जो लार्जेस्ट स्टोर्स होते हैं वो 3000 to 3500 का एरिया होता है, स्क्वायर फीट होता है इनका। तो एक ब्लेंडेड बेसिस पे अराउंड 3200 स्क्वायर फीट के स्टोर्स है इनके। एंड वहीं अगर हम बर्गर किंग की बात करें तो आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि बर्गर किंग में जब आप जाते हो तो वहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी मैकडोनल्ड्स जितनी नहीं होती है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि वो छोटे स्टोर्स का उनका जो फोकस है वो छोटे स्टोर्स पे है। सो दे वांट टू एक्सपांड, छोटी छोटी जगहों पे वो एक्सपांड करे ताकि रेंटल कॉस्ट कम रहे। बट अगेन जब तक कि ये ऑपरेटिंग मार्जिन्स उस लेवल तक के नहीं, जब तक कि इनके स्टोर्स मैच्योर नहीं होते, तब तक कि ये कंपैरिजन मार्जिन्स बेसिस पे अभी तक के प्रॉपरली हो नहीं सकता है। सो अगर हम सेल्स की बात कर रहे थे, पर स्क्वायर फिट जो मैकडोनल्ड्स का सेल है वो 16,000 रुपीज़ का होता है एवरी ईयर, एंड बर्गर किंग का जो है वो 23,000 रुपीज़ का होता है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ ये देखनी है कि मेजॉरिटी ऑफ द बर्गर किंग स्टोर्स जो छोटे हैं, एंड उसी वजह से जो डाइनिंग एरिया है वो कम है, एंड दैट इज़ द रीज़न उनका जो पर स्क्वायर फिट रेवेन्यू है वो ऑन अ हायर साइड है। अगर हम पर स्टोर एनुअल सेल्स देखें तो मैकडोनल्ड्स के अराउंड 6.7 लाख का 6.7 करोर्स का उनका एवरी स्टोर जनरेट करता है एवरी ईयर। एंड वहीं अगर हम बर्गर किंग की बात करें तो 4 to 4.3 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे ये इंडियन ऑपरेशंस पे जनरेट कर रहे हैं। अगर हम ट्रिपल एसजी की बात करें, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ मैकडोनल्ड्स की काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है लास्ट 3 ईयर्स में। तो FY20 से FY23 अगर हम देखें तो CAGR बेसिस पे, ब्लेंडेड बेसिस पे 14% का ग्रोथ मैकडोनल्ड्स ने पुटअप किया है, और वहीं बर्गर किंग ने सिर्फ 4% का ग्रोथ शो किया था। तो अगर हम इनके मार्जिन्स की बात करें तो जो मैकडोनल्ड्स के मार्जिन से ग्रॉस मार्जिन से उनके 72% है, जो बर्गर किंग के सिर्फ 66% के अराउंड है। तो एड स्पेंड्स अगेन बर्गर किंग के 5.5% तो मिनिमम उन्हें इन्वेस्ट करना ही है। एड स्पेंड्स मैकडोनल्ड्स के ऑन अ हायर साइड है, 6.5% वो से अपने रेवेन्यू का एडवर्टीजमेंट में पुटअप कर रहे हैं। देन अगेन रॉयल्टी और मोर और लेस सिमिलर लेवल्स पे है। एम्प्लॉई कॉस्ट जो है मैकडोनल्ड्स का, जो एम्प्लॉई कॉस्ट है दैट इज़ ऑन अ लोअर साइड, 8 to 10% पे इनके एम्प्लॉई कॉस्ट है। एंड इफ़ यू कंपेयर इट टू बर्गर किंग 10 to 12% का यहाँ पे दिख रहा है इनका एम्प्लॉई कॉस्ट। अगेन यहाँ पे जैसी एवरेज डेली सेल्स अगर बढ़ेगा तो ये जो नंबर्स है
तो वो मार्जिन्स में कन्वर्ट हो गए तो एम्प्लॉय कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल कम हो जाएगा, बिकॉज एम्प्लॉय कॉस्ट मोर और लेस फिक्स्ड होता है कि आप भले ही 100 करोड़ का रेवेन्यू करो या आप 150 करोड़ का रेवेन्यू करो, आपको एम्प्लॉय को तो उतनी ही सैलरी देनी है। सो दैट्स वाई ये एक मार्जिन का एक खेल होता है कि ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे प्ले आउट हो रहा है। हम अगर केपेक्स की बात करें तो बर्गर किंग को 2.7 to 3 करोड़ रुपीज़ लगते हैं लगभग फॉर एवरी न्यू स्टोर, एंड वहीं मैकडोनल्ड्स को जो बड़े स्टोर्स ओपन कर रहा है उसको सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए पे करने पड़ रहे हैं। सो अगर हम डाइन इन का मिक्स देखें कि डाइन इन वर्सेस डिलीवरी और टेक अवे है, तो बर्गर किंग ऑलमोस्ट 58% डाइनिंग साइड पे है, एंड वही एक सिमिलर ट्रेंड है मैकडोनल्ड्स का। उनका भी डाइनिंग जो है वो लगभग 60%, 60-65% है, एंड जो डिलीवरी एंड टेक अवे है वो 35 to 40% उनका रेवेन्यू फॉर्म करता है। सो दिस इज़ द कंपैरिजन। अभी हम देखते हैं कि ये जो इनके स्टोर्स हैं, हमने देखा कि मोर और लेस अभी 20 साल पहले बर्गर किंग के 20 साल पहले ही मैकडोनल्ड्स ने इंडिया में एंट्री ले ली थी, बट जो स्टोर काउंट है वो अभी भी कम है। सो अगर हम आगे जाके देखें तो बर्गर किंग का जो स्टोर एक्सपांशन का उनका प्लान्स है, दे वांट टू एक्सपांड 700 स्टोर्स, एंड वहीं पे अगर हम मैकडोनल्ड्स की बात करें तो दैट इज़ जस्ट 580 to 630 स्टोर्स ये लोग ऐड करने वाले हैं। तो मतलब ये उनका टारगेट है। सो जो स्टोर एडिशंस रहेंगे वो अराउंड 220 to 270 स्टोर्स मैकडोनल्ड्स ऐड करेगा, एंड मोर देन 300 स्टोर्स बर्गर किंग ऐड करने वाला है। अगर हम मेन्यू की बात करें तो हमने देखा था कि जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है मैकडोनल्ड्स की ऑन हायर साइड होती है। तो हम देखते हैं कि जब सिमिलर लेवल प्रोडक्ट्स अगर हम कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि ऑल्दो जो बेसिक बर्गर है मैकडोनल्ड्स का मैकालू टिक्की एंड बर्गर किंग का क्रिस्पी वेज, तो इसमें मैकालू टिक्की इज़ ऑन अ लोअर साइड, लेकिन बाकी अगर जैसे ही हम प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं या अगर हम नॉनवेज प्रोडक्ट्स को कंपेयर करते हैं तो जो मैकडोनल्ड्स के प्रोडक्ट्स है दे आर ऑन अ कॉस्टलियर साइड। सो जैसे यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल पनीर के बर्गर्स देख ले तो मैकडोनल्ड्स के पास 209 रुपीज़ का है, वही चीज़ बर्गर किंग में 200 रुपीज़ की मिलती है। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू द बर्गर्स। सो दिस इज ये जो प्राइस डिफरेंस है, जैसे हम देख सकते हैं कि इनके जो कॉस्टलियर प्रोडक्ट्स है तो चिकन महाराजा मैक जो मैकडोनल्ड्स का है वो 258 रुपीज़ का है, वहीं पे बर्गर किंग 200 रुपीज़ का उनका चिकन वूपर है। सो एक डिफरेंस, कॉस्ट डिफरेंस हमें क्लियरली यहाँ पे नोट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट इन द बर्गर साइड, ये जो बाकी साइड्स है, फ्राइज़ है या बेवरेजेस है, उनमें भी ये डिफरेंस दिखता है। फॉर एग्जांपल अगर हम फ्राइज़ देखिए तो मीडियम और लार्ज फ्राइज़ अगर हम मैकडोनल्ड्स की देखते हैं तो वो 119 एंड 139 रुपीज़ की आती है, एंड वहीं मीडियम एंड किंग फ्राइज़ ऑफ बर्गर किंग वो 115 एंड 130 रुपीज़ की आती है। तो एक थोड़ा सा प्रीमियम मैकडोनल्ड्स के प्रोडक्ट्स में होता है। इनफैक्ट सॉफ्ट ड्रिंक्स तो दोनों की सेम ही होती है लगभग, मतलब सिर्फ ब्रांड का फ़र्क पड़ेगा, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक जो बर्गर किंग 95 रुपीज़ में सेल कर रहा है वो वही सेम सॉफ्ट ड्रिंक मैकडोनल्ड्स 103 रुपीज़ में सेल कर रहा है। सो ओवरऑल हम शेक्स देख ले या कॉफ़ी देख ले, मतलब हम दोनों की कैफ़ेज़ भी है तो कॉफ़ी में भी इनके जो प्रोडक्ट्स है वो मैकडोनल्ड्स के ऑन हायर साइड है। सो इसी वजह से एक जो मैकडोनल्ड्स का एवरेज ऑर्डर वैल्यू है तो वो एक हायर साइड पे, तो कस्टमर जब भी जाता है वो 50-100 रुपये 150 रुपये ज़्यादा स्पेंड करता है इन मैकडोनल्ड्स एज़ कम्पेयर टू बर्गर किंग। सो अभी हम बात करेंगे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये कंपनी की प्रमोटर्स के बारे में बात करनी है। जो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देख रहे हैं तो फॉरेन प्रमोटर्स में हमें दिखता है कि 40.8% स्टेक जून 2023 में फॉरेन प्रमोटर्स के पास था। सो QSR एशिया PT लिमिटेड, ये एवरस्टोन जो PE फर्म है उनका एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। सो हमने इसमें देखा कि QSR एशिया में बर्गर किंग इंटरनेशनल का भी इनडायरेक्ट स्टेक था, तो एंड बाकी का जो है वो एवरस्टोन का ही जॉइंट वेंचर ये है। सो एवरस्टोन ने इससे बैक किया है इस कंपनी को, 40.8% उनका स्टेक था, लेकिन 15 सितंबर 2023 को एवरस्टोन ने 25.36% स्टेक एक बल्क डील के थ्रू सेल किया था, एंड उसके बाद इनका जो स्टेक है वो सिर्फ 15.4% पे आ गया है।
सो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट, इन दोनों ने 16.87% स्टेक ईच इन्होंने लिया है। एंड अगर हम दूसरे इन्वेस्टर्स की बात करें तो दैट इंक्लूडेड क्वांट म्यूचुअल फंड, देन गोल्डमैन सैक्स, टाटा म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन, ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने इस बल्क डील के सेल के टाइम ये शेयर्स परचेज किए थे। सो हम देख सकते हैं कि इन जनरल देर आर नो एज सच प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। ये पूरी एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी, जो प्रमोटर क्लासीफाई भी हो रहा है वो भी एक पी फर्म था। तो वी नो कि पी फर्म एक टाइम के बाद किसी भी बिजनेस को एग्जिट कर लेते हैं। उनको वो इनिशियल ग्रोथ राइड करना चाहते हैं एंड उसके बाद दे वांट टू एग्जिट, एंड वो एग्जिट का ओवरहैंग हमेशा से रहा था। हम इन्होंने पहले भी अगर हम देखें कि मार्च 22 वाला जो क्वार्टर रहा है तो उस क्वार्टर में भी कंपनी ने एवरस्टोन ने कंपनी में अराउंड 12% का स्टेक बेचा। तो यहाँ पे 52 से 41% पे ऑलमोस्ट उनका स्टेक आ गया। एंड उसके बाद एक मेजर स्टेक जो कंपनी ने काफ़ी बार न्यूज़ में भी रही थी कि ये स्टेक बेचने वाले हैं, लेकिन अभी फाइनली एक बड़ी डील यहाँ पे हो चुकी है। सो अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें कि रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया की जो शेयर प्राइस है उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है, तो आईपीओ के बाद ये शेयर्स ऑलमोस्ट 200 लेवल्स पे आ चुका था, लेकिन अभी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। देयर वर मल्टीपल इश्यूज इन द कंपनी, तो वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होते होते अभी थोड़ा सा एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ गया था, स्टॉक ऑलमोस्ट डबल डिजिट में आ गया एंड उसके बाद अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट यहाँ पे दिखा है। स्टॉक इज़ करेंटली ट्रेडिंग एट अराउंड 120 रुपीज़, तो ऊपर नीचे है थोड़ा सा उस रेंज में। तो अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो अभी हम ये दोनों भी कंपनीज जैसे रेस्टोरेंट ब्रांड के प्रॉफिट्स नहीं है तो हम पी टर्म्स में उनको वैल्यू नहीं कर सकते। तो प्राइस टू सेल्स अगर हम देखें तो प्राइस टू सेल्स रेशियो जो है तो वेस्टलाइफ 6.49 टाइम्स ऑफ इट्स सेल्स वो उनका मार्केट कैप है। तो 6.49 के P/S रेशियो पे वो ट्रेड कर रहा है एंड वहीं आरबीए का जो शेयर है वो अराउंड 2.76 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। सो समझते हैं कि क्या क्या रीजंस है इस डिफरेंशियल के। सो फर्स्ट थिंग, वेस्टलाइफ इज़ अ प्रॉफिटेबल कंपनी, वहाँ उनके ऑलमोस्ट 5% के नेट प्रॉफिट मार्जिन से उनका जो स्केल है, ऑल्दो वो कंपनी सिर्फ लिमिटेड रीजन में सिर्फ वेस्टर्न साउथ में है, लेकिन उतने ही रीजन में उनके नंबर ऑफ स्टोर्स अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट बर्गर किंग के पैन इंडिया नंबर के पास में आ जाता है वो नंबर। तो उस वजह से एंड प्लस उनके स्टोर्स काफ़ी बड़े भी है, तो उस वजह से भी एक इम्पैक्ट यहाँ पे दिखता है। प्लस कंपनी एक वेल हिस्ट्री पुटअप कर चुकी है। दे आर इनटू ऑपरेशंस फॉर ऑलमोस्ट मोर देन नाउ 30 ईयर्स के करीब 95 से ऑलमोस्ट अभी 23 में है हम लोग, तो ऑलमोस्ट 28-29 ईयर्स उनके हो चुके हैं ऑपरेशंस में। तो एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है वेस्टलाइफ का, इसीलिए जो नंबर में मतलब जो वैल्यूएशंस में हमें एक प्रीमियमाइजेशन दिख रहा है कि वेस्टलाइफ के शेयर्स प्रीमियम लेवल्स पे ट्रेड हो रहा है, तो उसका एक मेजर रीज़न यही है कि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। एंड इफ़ बर्गर किंग कुड परफॉर्म रियली वेल तो उनके जो वैल्यूएशंस में भी हमें एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिल सकता है। सो दिस वाज इट ऑल अबाउट रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया के बारे में। तो रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया का अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने व्यूज़ जो है आप कमेंट में बताइए। एंड ऐसे ही और इन्वेस्टमेंट वीडियोज़ के लिए प्लीज़ बने रहिए यज्ञा इन्वेस्टमेंट अकेडमी के साथ। थैंक यू।